मैं तेरी अर्धांगिनी भाग एक साल के बाद। जगह ऋषिकेश चौधरी भवन। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारी फिर भी दीप जलाए रही है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधा को बरसाने से बुलाई रही है। आराध्या अपनी मीठी आवाज में कृष्ण जी का भजन गा रही थी। उसका भजन सुनकर घर के सभी लोग मंदिर में आ जाते हैं। आराध्या आरती करके अपने माता पिता विवेक चौधरी और प्रीति विवेक चौधरी के पैर छूती है। फिर वह अपने दादा दादी महेश चौधरी और गायत्री चौधरी के पैर छूती है। आराध्या अपने बड़े भाई आनंद चौधरी के पैर छूने जाती है तो वह अपने कदम पीछे ले लेता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गायत्री जी कहती है, कब तक ऐसे ही रहने का इरादा है गुड़िया? उस हादसे को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं, अब तो आगे बढ़ जा। प्रीति जी कहती है, हाँ गुड़िया, अब हमसे नहीं देखा जाता आपका यह सूना चेहरा। आराध्या कहती है, हम अपनी गलती का ही पश्चाताप कर रहे हैं और हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। विवेक जी कहते हैं, पूरी जिंदगी अकेले नहीं काटी जाती गुड़िया, तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें भी किसी के सहारे की जरूरत है। आराध्या कहती है, हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है पापा, हम ऐसे ही खुश हैं। आराध्या वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कोने में छुपा हुआ आनंद बाहर आता है और खुद से ही कहता है। आनंद कहता है, उदासी आपकी आंखों में साफ दिखती है, लेकिन आप कभी किसी से कहेंगे नहीं। प्रीति जी कहती है, ना जाने कब हम अपनी बेटी को पहले जैसा देख पाएंगे। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारी हंसती खेलती गुड़िया को, आज इतनी शांत हो गई है। गायत्री जी कहती है, चिंता मत करो प्रीति, कान्हा जी सब सही कर देंगे। हमारी गुड़िया की जिंदगी में भी कोई ऐसा जरूर आएगा जो इसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। हमें पूरा भरोसा है अपने कान्हा पर। उदयपुर राठौर विला। शिवराज के रूम का सीन। शिवराज अपने कमरे में ही बने जिम रूम में वर्कआउट कर रहा था। तभी उसके कानों में शिवांश की रोने की आवाज आई। शिवराज सब कुछ छोड़कर शिवांश के पास चला गया और उसे अपनी गोद में उठाकर थपकी देते हुए इधर उधर टहलने लगा। 1 साल का शिवांश अपने पिता की गोद में आकर चुप हो गया और टुकुर टुकुर शिवराज को देखने लगा। शिवराज अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करता था तो वह है उसका बेटा शिवांश, जिसके लिए शिवराज कुछ भी करने को तैयार था। थपकी देने की वजह से शिवांश फिर से सो गया। शिवराज ने शिवांश को बिस्तर पर लिटाया और उसके अगल बगल तकिए रख दिए ताकि वह गिरे ना, और फिर से जिम रूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल पर शिवराज ने शिवांश को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसे खिला रहा था। सबकी नजरें शिवराज और शिवांश पर ही थी। जानकी जी और पायल की आंखों में हल्की सी नमी थी। शिवांश को खिलाने के बाद एक मेड आई और शिवांश को ले गई। उसके बाद शिवराज अपना नाश्ता करने लगा। तभी पायल जी थोड़ा हिम्मत करके कहती है, पायल जी कहती है, शिव, हम सब जानते हैं कि आप शिवांश से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देना चाहते, लेकिन फिर भी चाहे आप कुछ भी कर ले, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। शिवांश अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें एक माँ की जरूरत है। अगर आप, शिवराज कड़क आवाज में कहता है, हम अपने बेटे का ध्यान खुद रख सकते हैं, उन्हें किसी माँ की कोई जरूरत नहीं। आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शिवांश का ध्यान रखिएगा। इतना कहने के साथ ही शिवराज उठा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पायल जी रोते हुए कहती है, देखा ना आप लोगों ने कैसे हो गए हैं हमारे शिव, हर बात पर गुस्सा करने लगे हैं और वह भी बिल्कुल भी नहीं समझते कि शिवांश को एक माँ की जरूरत है। छोटा सा बच्चा है, बिना माँ के कैसे रहेगा? हम सब चाहे कितना कर ले, लेकिन एक माँ की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते।
ना जाने शिवराज कब ये बात समझेंगे। जानकी जी कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शिव से हम बात करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वह हमारी बात जरूर समझेंगे। कोई तो ऐसी जरूर होगी जो हमारे शिवराज को बदलेगी, हमारे शिवराज की अर्धांगिनी बनेगी। राठौर ग्रुप्स ऑफ डायमंड। एक कार ऑफिस के सामने आकर रुकती है, जिसमें से शिवराज बाहर निकलता है। उसके निकलते ही उसका पीए पंकज उसके लिए अम्ब्रेला खोल देता है। शिवराज अपने पीए के साथ बात करते हुए ऑफिस के अंदर जाता है। उसको देखकर सबकी जान हलक में अटक जाती है। सब सांस रोके उसका कैबिन में जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिवराज अपने कैबिन में जाता है, वैसे ही सब चैन की सांस लेते हैं। शिवराज के रूम का सीन। शिवराज पूछता है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग? पंकज शिवराज का पीए कहता है, यस सर, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिस्टर गोयनका के साथ, और सर परसों ऋषिकेश में आपकी मिस चौधरी के साथ मीटिंग है। शिवराज कहता है, ओके। शिवराज अपने काम में बिजी हो जाता है। शाम को राठौर विला। शिवराज का रूम। शिवराज ऑफिस से आकर शिवांश के साथ खेल रहा था। तभी जानकी जी उसके कमरे में आती है। शिवराज कहता है, अरे दादी माँ, आपने हमें नीचे बुला लिया होता। जानकी कहती है, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिवराज कहता है, कहिए। जानकी जी कहती है, देखो बेटा, हम नहीं जानते कि तुम दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहते, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचना, शिवांश को सच में एक माँ की जरूरत है। तुम चाहे कितना भी कर लो उसके लिए, लेकिन कभी भी एक माँ की कमी नहीं पूरी कर सकते। शिवराज कहता है, और आपको क्या लगता है कि हमारी शादी हो जाने से शिवांश को माँ का प्यार मिल जाएगा? जानकी जी कहती है, बिल्कुल, आपकी दूसरी शादी होगी तो शिवांश को माँ का प्यार मिलेगा। शिवराज कहता है, ऐसी कोई लड़की नहीं जो अपनी सौतन के बच्चे को एक सगी माँ का प्यार दे सके, और हमें लड़की जात से नफरत है। सभी लड़कियां धोखेबाज होती है और हम फिर से किसी धोखे का शिकार नहीं होना चाहते। जानकी जी कहती है, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिन्होंने खुद धोखा खाया हो। वो लड़कियां कभी भी किसी दूसरे का दिल नहीं तोड़ सकती। शिवराज कहता है, सभी लड़कियां एक जैसी होती है और आपकी बार बार कहने से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। हम दोबारा शादी नहीं करना चाहते। जानकी जी कहती है, आपको यही डर है ना कि जो लड़की आएगी वो शिवांश को माँ का प्यार नहीं दे सकेगी? शिवराज कहता है, जी। जानकी जी कहती है, अगर हम ऐसी लड़की ढूंढे जो हर तरह से आपकी अर्धांगिनी और शिवांश की माँ बनने के योग्य हो, तो क्या आप शादी कर लेंगे? शिवराज कहता है, अगर हमारी दूसरी शादी हुई तो वो सिर्फ शिवांश के लिए होगी, क्योंकि हमें अर्धांगिनी की जरूरत नहीं है। हम अकेले ही खुश हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी दूसरी शादी कर लेने से शिवांश का भविष्य सुधर जाएगा, तो हम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी कुछ शर्तें होगी जो आप सबको माननी होगी, और उस लड़की को भी जो इस घर में ब्याह कर आएगी। मैं तेरी अर्धांगिनी। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 2। उदयपुर राठौर विला। शिवराज का रूम। शिवराज से बात करके जानकी जी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शिवराज जानकी जी की बातों को सोच रहा था। शिवराज अपने मन में सोचता है, जब जन्म देने वाली माँ ही छोड़कर चली गई तो कोई और लड़की कैसे शिवांश को माँ का प्यार दे पाएगी? जानकी जी का कमरा। जब जानकी जी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि वहां यशवर्धन जी, यशराज जी और पायल जी पहले से ही बैठी हुई है। जानकी जी को देखकर पायल जी कहती है, क्या कहा शिवराज ने? क्या वह मान गए दूसरी शादी के लिए? जानकी जी कहती है, शादी को लेकर उनकी कुछ शर्तें हैं जो अभी तक उन्होंने बताई नहीं है। पायल जी कहती है, हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर है,
बस हम इतना चाहते हैं कि शिवराज की जिंदगी में कोई अच्छी सी लड़की आ जाए जो शिवराज और शिवांश दोनों को संभाल ले। लेकिन हमें कोई अच्छी लड़की ढूंढनी भी तो पड़ेगी ना, इतनी जल्दी तो कोई लड़की मिलेगी भी नहीं। जानकी जी कहती है, हमारी नजर में है एक लड़की। पायल जी कहती है, कौन माँ जी? जानकी जी कहती है, हमारी बचपन की सहेली गायत्री की पोती आराध्या, बिल्कुल वैसी ही है जैसा हम चाहते हैं। पायल जी कहती है, लेकिन माँ जी वह तो। जानकी जी कहती है, जानते हैं हम कि आप क्या कहना चाहती है, लेकिन इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने भी धोखा खाया है। हमारे शिवराज के लिए वही लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। हम कल ही गायत्री से बात करेंगे। पायल जी कहती है, जी माँ, ऐसा करने से दोनों ही बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। जानकी जी कहती है, बिल्कुल सही कहा आपने। यशवर्धन जी कहते हैं, कल आप गायत्री जी से बात कर लीजिएगा, फिर हम महंत जी से बात करके इन दोनों की शादी की तारीख पक्की करवा देते हैं। हमें पूरा यकीन है कि गायत्री जी हमारी बात को मान लेंगे। जानकी जी कहती है, जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब रात बहुत हो चुकी है, आप दोनों अपने कमरे में जाइए। अगले दिन ऋषिकेश चौधरी भवन, डाइनिंग टेबल का सीन। घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। तभी गायत्री जी का फोन बजता है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर गायत्री जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गायत्री जी कहती है, हेलो, कैसी हो जानकी? जानकी जी कहती है, हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? गायत्री जी कहती है, हम भी ठीक है, और सुनाओ कैसे याद किया? जानकी जी कहती है, गायत्री, हम तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। शिवराज के बारे में तो तुम जानती ही हो। हम चाहते हैं कि तुम अपनी पोती का हाथ हमारे शिवराज को दे दो। गायत्री जी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और एक नजर आराध्या को देखती है, जो नजरें नीचे किए हुए चुपचाप नाश्ता कर रही थी। गायत्री जी कहती है, सब कुछ जानते हुए भी तुम? जानकी जी कहती है, इसमें आराध्या की कोई गलती नहीं थी, और हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं उससे दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। गायत्री जी कहती है, शिवराज मान गया है इसके लिए? जानकी जी कहती है, हाँ। गायत्री जी कहती है, हम भी तैयार हैं इसके लिए। हम घर में सबसे बात करके तुम्हें खबर करते हैं। जानकी जी कहती है, ठीक है। उदयपुर राठौड़ विला। जानकी जी आराध्या की एक फोटो लेकर शिवराज के कमरे में जाती है। शिवराज के रूम का सीन। जानकी जी कहती है, शिवराज देख तो बेटा, यही है वह लड़की जिससे हमने तेरे लिए चुना है। आराध्या नाम है उसका। देख तो कितनी सुन। शिवराज धीरे से मगर कड़क आवाज में कहता है, हम शादी अपने बच्चे को माँ का प्यार मिल सके इसलिए कर रहे हैं। खुद के लिए बीवी नहीं चाहिए हमें, इसलिए यह तस्वीर यहाँ से आप ले जा सकती है। और कल हमने कहा था कि शादी के लिए हमारी कुछ शर्तें हैं, तो आप हमारी शर्त भी सुनते जाइए। एक, यह शादी सिर्फ शिवांश के लिए हो रही है। दूसरी, इस घर में शादी करके जो भी लड़की आ रही है वो हमसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखे। वह सिर्फ शिवांश की माँ होगी, हमारी पत्नी नहीं। अगर उनकी वजह से हमारे शिवांश को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो उसी वक्त हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और शिवांश को लेकर हम कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे। इतना सब कुछ बोलकर शिवराज अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। जानकी जी आराध्या की फोटो वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाती है और सबको शिवराज द्वारा रखी हुई शर्तें बताती है। कोई भी शिवराज की शर्तें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जानकी जी ने सबको समझाया, सबको शर्तें मानने के लिए भी कहा। ना चाहते हुए भी सबने शिव की शर्तें मान ली। ऋषिकेश चौधरी भवन। जानकी जी से बात करके गायत्री जी एक नजर आराध्या को देखती है, फिर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। सब नाश्ता करके जैसे ही उठते हैं, गायत्री जी अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। आराध्या अपनी दादी को देखकर चीख पड़ती है।
सब लोग गायत्री जी को उठाकर उनके कमरे में ले जाते हैं। आनंद जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर गायत्री जी की चेकअप करके कहता है, इनको किसी गहरी बात का सदमा लगा है। इन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गायत्री जी को होश आ जाता है और आराध्या उनके गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ती है। दादी जी क्या हो गया था आपको? संभालती क्यों नहीं है आप अपने आप को? गायत्री जी बहुत मुश्किल से आराध्या को चुप करवाती है। गायत्री जी कहती है, गुड़िया, मेरा एक ही सपना है, तेरा घर बसता हुआ देखने का। प्लीज गुड़िया, मेरी बात मान और शादी के लिए हाँ कर दे। मरने से पहले मैं तेरी हंसती खेलती गृहस्थी देखना चाहती हूँ। आराध्या कहती है, आप जो कहे मुझे मंजूर है दादी माँ, पर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। महेश जी कहते हैं, जब गुड़िया शादी के लिए मान गई है तो उनके लिए लड़के भी तो ढूंढने पड़ेंगे। गायत्री जी कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक लड़का है हमारी नजर में जो हमारी गुड़िया को बहुत खुश रखेगा और उस घर में हमारी गुड़िया रानी जैसी रहेगी। विवेक जी कहते हैं, कौन है वो लड़का माँ? गायत्री जी कहती है, हमारी सहेली जानकी का पोता शिवराज। थोड़ी देर बाद जानकी जी के फोन पर गायत्री जी का फोन आता है और वह कहती है कि आराध्या शादी के लिए मान गई है। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 3। उदयपुर राठौर विला। जानकी जी के फोन पर गायत्री जी का फोन आता है। गायत्री जी बताती है कि आराध्या शादी के लिए मान गई है, जिसे सुनकर जानकी जी बहुत खुश होती है और थोड़ी बहुत बात करके जानकी जी फोन रख देती है। जानकी जी कहती है, गायत्री का फोन था, आराध्या शादी के लिए मान गई है। उसने कहा है कि हम महंत जी से बात करके जल्द से जल्द शादी का डेट फिक्स कर दे। यशवर्धन जी कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, हम अभी ही महंत जी से बात करते हैं। शिवराज का रूम। शिवराज जब नहा कर आता है तो देखता है कि शिवांश उठ चुका है और कोई तस्वीर के साथ खेल रहा है। शिवराज शिवांश को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके हाथ से वह तस्वीर लेता है। उस तस्वीर को देखकर एक पल के लिए शिवराज की आंखें ठहर जाती है। वह तस्वीर मुस्कुराती हुई आराध्या की थी। नेवी ब्लू कलर के पटियाला सूट पहने बहुत सुंदर लग रही थी। उसके खुले बालों के बीच उसका गोरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों में चांद छुपा हुआ है। उसकी सौम्य मुस्कुराहट धीरे धीरे शिवराज के चेहरे पर भी काबीज होने लगी। लेकिन तभी शिवराज की आंखों के सामने निशा का चेहरा और उसका दिया धोखा आ गया। उसने अपना सिर झटका और उस तस्वीर को अपने ड्रॉवर में रख दिया और शिवांश के साथ खेलने लगा। शिवांश खेलते खेलते सो गया। शिवराज शिवांश को देखते हुए अपने मन में कहता है, आप हमारी जान है बेटा, और हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए यह शादी कर रहे हैं ताकि आपको एक माँ का प्यार मिल सके। आपकी सगी माँ तो आपको रोता हुआ छोड़कर चली गई। पता नहीं यह लड़की कैसी होगी, लेकिन जो भी हो, आपसे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। ऋषिकेश, चौधरी भवन, आराध्या का रूम। आराध्या बेड पर बैठी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आखिर कौन सी कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो आपने हमें अकेला छोड़ दिया? आप तो हमसे बहुत प्यार करते थे ना। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर हमने आपसे शादी की, लेकिन आपने हमें बीच मझधार में ही छोड़ दिया। क्या पैसा आपके लिए इतना जरूरी था कि पैसे के आगे आपने हमारे जज्बातों का कोई मोल ही नहीं समझा? यह सब सोचते हुए आराध्या की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आराध्या रोते हुए कहती है, आपकी वजह से हमने अपना अजन्मा बच्चा खो दिया, सिर्फ आपके लालच और हवस के कारण। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही कभी अपनी जिंदगी में किसी और को आने देंगे।
दादी माँ ने बताया था कि शिवराज जी का 1 साल का बेटा है। हम यह शादी उस बच्चे के लिए कर रहे हैं, ना कि इसलिए कि हमें किसी की जरूरत है, और ना ही हम अपनी जिंदगी में किसी और को आपकी जगह दे पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे उस बच्चे को माँ का प्यार देने की। 2 दिनों के बाद ऋषिकेश, चौधरी एंटरप्राइज। आज शिवराज और आराध्या की मीटिंग थी। शिवराज उदयपुर से मीटिंग के लिए ऋषिकेश आया था। आराध्या ने सारी तैयारी अपने देखरेख में रखी। वह आज की मीटिंग में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी। वह जानती थी कि शिवराज कितना स्ट्रिक्ट है। शिवराज ने आराध्या की पिक्चर देखी है, लेकिन आराध्या ने कभी भी शिवराज को नहीं देखा है, इसलिए वह नहीं जानती थी कि यह वही शिवराज है जिससे उसकी शादी फिक्स हुई है। वहीं शिवराज भी इस बात से अनजान है कि आज वह जिसके साथ मीटिंग करने वाला है उसी लड़की के साथ उसकी शादी फिक्स हुई है। थोड़ी देर बाद आराध्या को उनका पीए इन्फॉर्म करता है कि शिवराज आ चुका है और वो मीटिंग रूम में बैठा हुआ है। आराध्या प्रेजेंटेशन की फाइल और पेन ड्राइव लेकर मीटिंग रूम में चले जाती है। वहां शिवराज के साथ कुछ और बिजनेसमैन थे। मीटिंग रूम का दरवाजा खोलकर आराध्या अंदर आती है। आज उसने नेवी ब्लू कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। बालों को खुला ही छोड़ रखा था। मेकअप के नाम पर हल्का सा काजल और लाइट पिंक लिपस्टिक। वहां मौजूद सबकी नजरें आराध्या पर टिक गई थी। अपने सामने आराध्या को देखकर शिवराज चौंक जाता है। शिवराज आराध्या को देखकर पहचान गया था। आज उसकी नजर भी बगावत पर उतर आई थी। वह भी अब अपलक आराध्या को देख रहा था। शिवराज ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई तो देखा कि सभी आराध्या को ही देख रहे हैं। यह देखकर शिवराज को गुस्सा आने लगा। अगर किसी बंदे के सामने उसकी होने वाली बीबी को कोई इतना ताड़ेगा तो गुस्सा आना तो लाजमी ही है ना। आराध्या अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। आराध्या कहती है, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, शैल वी स्टार्ट द मीटिंग। सबकी सहमति पर आराध्या ने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और एक वीडियो चला दिया। सब उस वीडियो को हैरानी से देख रहे थे। शिव की आंखों में इस वक्त दुनिया जहान का गुस्सा था। आराध्या खुद भी हैरानी से उस वीडियो को देख रही थी। समझ पाती तब तक शिव उस पर चिल्लाते हुए कहता है, यह सब क्या है मिस आराध्या? पहले तो आप लेट आई और उसके बाद ये यूजलेस वीडियो चला दी। दरअसल जो वीडियो आराध्या ने चलाई थी वह एक मूवी का सीन था, जिसे देखकर शिवराज को गुस्सा आ गया। गुस्सा तो पहले भी आया था जब सबकी नजर आराध्या पर थी। शिवराज चिल्लाते हुए कहता है, जब काम करना नहीं आता है तो इतनी बड़ी कंपनी खोलने का मतलब ही क्या है? आपको क्या लगता है हम यह सब देखने के लिए आए हैं या आपके जैसे फालतू बैठे हैं? और वैसे भी लड़कियों को और काम ही क्या है? सच सवर के बस लड़कों को फंसाना जानती है। आपको क्या लगा आप यहाँ बंधन कराएगी तो हम डील फाइनल कर लेंगे? शिवराज की बातों को सुनकर आराध्या को बहुत हर्ट होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह उन आंसुओं को छुपा लेती है। लेकिन शिवराज ने उन आंसुओं को देख लिया था और शिवराज को आराध्या के आंसू को देखकर बेचैनी होने लगती है, जिसकी वजह शिवराज भी नहीं जानता था। आराध्या बिना शिवराज की बातों का कोई जवाब दिए अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी और उसकी इस हरकत से शिवराज को एक बार फिर गुस्सा आने लगता है। वह कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले होता है। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक ट्रेडिशनल और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस शो हो रहे थे। दरअसल आज की मीटिंग में शिवराज अपने ट्रेडिशनल ज्वेलरी के कैटलॉग बनाने के लिए कुछ ड्रेसेस देखने आया था। आराध्या के बनाए हुए डिजाइन्स सबको बहुत पसंद आते हैं और डील फाइनल हो जाती है। एक एक करके सब मीटिंग रूम से बाहर जाने लगते हैं। आराध्या शिवराज के सामने आती है। अभी भी उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जो शिवराज को बेचैन करने के लिए काफी थी। आराध्या आंखों में नमी लिए कहती है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। इतना बोलकर आराध्या वहां से शिवराज को बेचैन छोड़कर ही चली जाती है।